हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रकाश का परावर्तन चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू है, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा द्वारक होगा, जिसको हम गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं और इसको इंग्लिश में एपर्चर भी कहते हैं। जैसे आप मान सकते हैं कि कोई गोलीय दर्पण है, मान लीजिए कि ये गोलीय दर्पण है, तो इसका जो ये व्यास होगा यही वाला द्वारक कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। मतलब आपको पता है डेंटिस्ट मिरर के फॉर्म में अवतल दर्पण का उपयोग होता है, जो कि बी नंबर ऑप्शन में है। ऐसा इसलिए क्योंकि अवतल दर्पण में जब ऑब्जेक्ट को फोकस के अंदर रखा जाता है तब उसमें इमेज सीधा और बहुत बड़े होकर के दिखाई देता है। इसीलिए दांत विशेषज्ञ जो होता है वो अक्सर छोटे छोटे कीटाणु को देखने के लिए अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए आवर्धन मतलब कि एम से डिनोट किया जाता है आवर्धन को। जब उसका साइन पॉजिटिव होगा तब इमेज जो है मतलब प्रतिबिंब का जो नेचर होगा, प्रकृति होगा, वो काल्पनिक और सीधा होगा। लेकिन जब मैग्नीफिकेशन यानी आवर्धन का मान नेगेटिव होगा तब प्रतिबिंब का प्रकृति जो होगा वो वास्तविक और उल्टा होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आवर्धन नेगेटिव बोला है। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अब निम्नलिखित में कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आर का वैल्यू यहाँ पे 32 सेंटीमीटर दे दिया है, तो एफ का वैल्यू क्या होगा ये पूछा है। आपको अच्छे से पता है वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का 2 गुना होता है। मतलब ये हुआ कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होगा, मतलब 32/2 आंसर होगा इसका, जो कि यहाँ पे 16 सेंटीमीटर दो जगह है, तो यहाँ पे प्लस वाला 16 सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि मैं बताता हूँ यहाँ पे ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपको मालूम है कि उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वो पॉजिटिव साइड होता है, मतलब राइट साइड होता है। और राइट साइड फोकस जो होगा वो राइट साइड कोई भी डिस्टेंस पॉजिटिव में होता है, इसलिए यहाँ पे इसका फोकस राइट साइड होता है, तो इसकी फोकल लेंथ का जो साइन होगा वो पॉजिटिव में होगा। इसलिए आंसर इसका +16 सेंटीमीटर होगा। पाँचवें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। परावर्तन के नियम से निर्धारित क्या होता है। परावर्तन का पहला ही नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहाँ है। हवा मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो एक्चुअल जो होता है उसका 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये हवा या निर्वात में ही इसका इतना मान होता है, जो कि सबसे अधिकतम हवा एवं निर्वात में ही होता है। 7वें नंबर क्वेश्चन, प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये उसकी गुण है, प्रकाश जो है वो विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो 2 नियम हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए। 9 नंबर क्वेश्चन, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो आपको मालूम होना चाहिए सिर्फ एक अवतल दर्पण ही ऐसा है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब जो है बड़े होकर के दिखाई देता है, तो सिर्फ और सिर्फ अवतल दर्पण में होता है ऐसा। बाकी समतल दर्पण में बराबर ही बनता है और उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा ही प्रतिबिंब बनता है। 10 नंबर क्वेश्चन, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। फोकसांतर मतलब फोकस दूरी यानी एफ, और वक्रता त्रिज्या मतलब आर। और आपको ये मालूम अच्छे से है आर बराबर 2f होता है, तो यहाँ से इसी से रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं आर बराबर 2f, मतलब ये होगा कि एफ बराबर वक्रता त्रिज्या का आधा, मतलब एफ बराबर r/2 आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल दर्पण जैसा होता है। इसका आंसर बी होगा, क्योंकि सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए करते हैं ताकि सर्च लाइट से लाइट रे जो है प्रकाश की किरणें हैं बहुत दूर तक और सीधे जाए, समांतर निकले, इसलिए अवतल दर्पण का सतह लगाया जाता है परावर्तक सतह के रूप में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो आपको भी पता है अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ऐसा इसलिए ताकि जो दाढ़ी बनाने वाला जो इंसान है उसके छोटे छोटे बाल जो है बड़ा होकर के दिखाई दे, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दर्पण का सूत्र क्या होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए दर्पण में प है, प से प्लस वाला फॉर्मूला होगा, जो कि आपको यहाँ पे प्लस वाला
इतना आसानी से नहीं, जैसे प्लस यहाँ भी है, प्लस यहाँ भी है, प्लस यहाँ भी है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपको 1/f बाहर होता है और बाकी 1/v प्लस 1/v दर्पण सूत्र होता है। तो ये आपको तो हमेशा याद रखना है कि 1/f चाहे लेंस फार्मूला हो चाहे दर्पण फार्मूला हो, 1/f बाहर होगा। अब सवाल है कि लेंस में क्या रखना है याद और दर्पण में क्या याद रखना है, प्लस। तो दर्पण में पॉ होता है तो प्लस याद रखिएगा। इस तरह से आप ट्रिक लगा सकते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, किस दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है हमेशा, यानी केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? तो देखिए समतल दर्पण में भी आभासी बनेगा और उत्तल दर्पण में भी आभासी बनता है, इसलिए आंसर इसका डी नंबर आंसर होगा। समतल और उत्तल दोनों में ही हमेशा हमेशा आभासी ही प्रतिबिंब बनता है। 15 नंबर क्वेश्चन, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति यानी नेचर क्या होता है? ये आपको अच्छे से पता है। सीधा तो बनता है, बिल्कुल बनता है, और बराबर भी बनता है, वस्तु के जस्ट बराबर ही बनता है। जैसा कि आप अपने आईना मतलब जो आप फेस देखते हैं उस मिरर से भी अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या का आधी, मतलब f बराबर r/2 होता है, यानी वक्रता त्रिज्या की क्या हो जाएगी, आधी होती है। ए नंबर आंसर होगा। 17, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी किसी वस्तु का आवर्धित मतलब बहुत बड़ा काल्पनिक प्रतिबिंब किस में बनता है? तो ये सेव की केवल अवतल दर्पण में ऐसा होगा, क्योंकि आवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब होता है। आवर्धित मतलब थोड़ा वस्तु से बड़ा, और काल्पनिक मतलब काल्पनिक तो आपको पता ही है, मतलब इमेजिनरी। तो आपको ये आंसर ए नंबर आंसर होगा। चलिए, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? हमेशा और हमेशा काल्पनिक बनता है और छोटा बनता है, मतलब हासित बनता है। काल्पनिक भी बनता है, हासित मतलब छोटा बनता है, और जो है यहाँ पे एक चीज़ और याद रख सकते हैं, और सीधा बनता है। तो तीनों ही चीज़ें आप याद रख सकते हैं। उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनेगा, छोटा बनेगा मतलब हासित बनेगा, और काल्पनिक बनेगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ईंट, ईंट क्या है? अपारदर्शी वस्तु है। कपड़ा क्या है? अपारदर्शी वस्तु है। ये सभी चीज़ें आपकी जो भी बुक क्या है? अपारदर्शी वस्तु है। जिसके आर पार लाइट नहीं जा सकता है वह अपारदर्शी वस्तु होता है। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है पारदर्शी, जिसमें पूरी तरह से लाइट आर पार हो जाए। मान लीजिए कोई ये वस्तु है, इसके आर पार हो जाएगी, जैसे शीशा। आपको पता है शीशा, शीशा के आर पार ये लाइट हो जाती है। लेकिन प्रभासी, प्रभासी मतलब हल्का हल्का आर पार हो सकता है, फुल्ली आर पार नहीं होता है। जैसे आप देख सकते हैं घर में धोती होता है या फिर साड़ी होता है, कोई भी सूती का कपड़ा, उसमें प्रभासी मतलब ये कि हल्का हल्का आर पार हो जाता है लाइट। क्वेश्चन नंबर बी, हमारी आँखों जो देख सकती है वे वस्तुएं होती है, जो हमारी आँखें मतलब हमारी आँखें जो देख सकती हैं वे वस्तुएं होती है। दीप्त भी हो सकती है और प्रदीप्त, मतलब वही होता है दीप्त यानी प्रदीप्त। आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रही है, तो मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो यहाँ पे जो है प्रतिबिंब जो है दर्पण में किस चाल से आता हुआ रहेगा? तो वस्तु के चाल से जस्ट दोगुनी से आता हुआ दिखाई देगा, यानी दोगुनी इसका स्पीड हो जाएगा प्रतिबिंब में, यानी दर्पण में प्रतिबिंब का जो स्पीड होगा दोगुनी होगा। तो यहाँ पे 6 मीटर प्रति सेकंड आंसर हो जाएगा। संयुग्मी फोकस संभव है केवल और केवल अवतल दर्पण में, यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो आपको पता है फोकस दूरी का दुगुना होता है वक्रता त्रिज्या। तो अगर फोकस दूरी 20 है तो वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होगा। तो ये आपको अच्छे से पता है कि अगर अवतल दर्पण अगर हम लेते हैं तो अगर वो नज़दीक रखते हैं फोकस, मतलब फोकस के अंदर रखते हैं कोई ऑब्जेक्ट को, तो आपको पता है कि सीधा मतलब काल्पनिक बनता है। जैसे जैसे दूर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उल्टा बनने लगता है प्रतिबिंब और वास्तविक बनने लगता है, और ऐसा सिर्फ एक ही दर्पण में हो सकता है और वो है अवतल दर्पण। आंसर इसका बी नंबर आंसर होगा, अवतल दर्पण। चलिए, किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूर
पर रखी हो, मतलब ये है कि किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। संभवतः दर्पण कौन सा होगा, तो ये हमेशा याद रखिए, यहाँ पे उत्तल दर्पण भी होगा या तो समतल दर्पण भी होगा। मतलब आप उस दर्पण के सामने, मान लीजिए समतल दर्पण है या फिर मान लीजिए उत्तल दर्पण है, आप उसके कहीं पे भी कोई पोजीशन पे आप खड़े रहते हैं तो आपका प्रतिबिंब जो है, इमेज जो है, हमेशा काल्पनिक ही बनता है। और ये दोनों दर्पण में ऐसा संभव है, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में भी, इसलिए आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा छोटा बनता है तो वह दर्पण होगा। बिल्कुल ये सही बात है, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रखा जाए हमेशा उसका प्रतिबिंब सीधा ही बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा, और वो उत्तल दर्पण ही होगा, क्योंकि अवतल में ऐसा हमेशा नहीं होता है, तो ये आंसर नहीं होगा। समतल में हमेशा सीधा बनता है और बराबर बनता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो चलिए इस तरह से इसका आंसर बी नंबर होगा। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है, तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा और हमेशा, आपको ये मालूम होना चाहिए कि ध्रुव और फोकस के बीच ही बनता है। तो ये आपको ये हमेशा याद रखिए, वस्तु को कहीं पे भी रखिए उत्तल दर्पण में, वस्तु को चाहे कहीं पर भी रखिए, हमेशा फोकस के अंदर ही प्रतिबिंब बनता है। मतलब ध्रुव और फोकस के अंदर में ही प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को क्या करता है, परावर्तित करता है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, किसी दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता, तो ये कौन सा दर्पण है, आपको मालूम है यहाँ पे समतल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण ऑप्शन ही नहीं है। तो हमेशा समतल दर्पण में काल्पनिक बनता है, ना कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। 30 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। मतलब ये हुआ कि कोई यहाँ पे अवतल दर्पण है और यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई भी आपतित किरण फोकस से होकर के गुजरती है तो वो सीधा प्रधान अक्ष के समानांतर वापस परावर्तित होकर लौट जाती है। तो यही आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर। 31 नंबर, क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे नहीं आंसर होगा, क्योंकि समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, इसलिए इसका आंसर होगा नहीं। 32, प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका परावर्तन कोण क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, कोई समतल दर्पण है और 60 डिग्री कोण बनाते हुए टकराती है वहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसका परावर्तन कोण क्या होगा। तो 60 डिग्री कोण बनाते हुए, मतलब ये दर्पण से 60 डिग्री बनाया है, तो आपको मालूम होना चाहिए ये जो अभिलंब है उससे तो ये मात्र 30 डिग्री का कोण बनाया है, यानी आपतन कोण इसका 30 डिग्री है, तो परावर्तन कोण भी 30 ही डिग्री होगा। तो इस तरह से इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। चलिए 33, समतल दर्पण में से किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है, तो आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर। समतल दर्पण में आभासी बनता है और सीधा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो आप भी अच्छे से जानते हैं कि अवतल दर्पण में मात्र एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनता है, सीधा बनता है और काल्पनिक बनता है, और वो पोजीशन क्या है, तो आप भी देख सकते हैं, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, यानी एफ और पोल के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट आप रख दीजिए, आपका अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देगा और सीधा और काल्पनिक दिखाई देगा। 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, तो आपको भी मालूम होना चाहिए कि सिर्फ एक ही ऐसा दर्पण है जिसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और ये अवतल दर्पण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, तो हमेशा सीधा बनता है, ये आपको तो पता है, और यहाँ पे काल्पनिक बनता है और वस्तु से छोटा इमेज बनता है। 37 नंबर, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है, तो फोकस के अंदर में रखा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब उल्टा होगा, ये भी आप जानते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा
ए नंबर। वास्तविक ऑप्शन भी नहीं है, इसलिए वास्तविक और उल्टा होता, लेकिन यहाँ सिर्फ उल्टा है, तो आंसर ए नंबर होगा। 39 साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है उत्तल दर्पण का, तो यहाँ पे उत्तल दर्पण होना चाहिए, सॉरी यहाँ लेंस आ गया है, उत्तल दर्पण यहाँ पे होगा आंसर साइड मिरर के रूप में। 40 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है, तो अवतल दर्पण का सोलर प्लेट में, सोलर कुकर में, सर्च लाइट में, टॉर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। डेंटिस्ट लोग भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आई होप कि आपको ये बेहतर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।